if E1, E2 and E3 respectively the kinetic energies of an electron, alpha particle and proton having same de Broglie wavelength, तो इनमें रिलेशन क्या होने वाला है? तो यहाँ पे E1 क्या है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन. E2 क्या है, काइनेटिक एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू अल्फा पार्टिकल. E3 है काइनेटिक एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू प्रोटॉन. और उनका डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है, सेम. तो यहाँ पे ये बोलता है कि इनमें रिलेशन क्या हो, E1, E2, E3. तो एज वी नो दैट डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, एच अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी. अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये सेम है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है. और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन निकालना है, ये कांस्टेंट है. तो अब एक चीज़ मेरे पास क्या आ गया, अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा. और ये दोनों क्या है बेटा मेरे पास, कांस्टेंट वैल्यू हो गया. अगर ये लैम्डा तो सेम है, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आएगा विथ रेस्पेक्ट टू मास, तो वो हो गया काइनेटिक एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. तो जिसका अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, तो जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा. तो अगर मैं मास के रेशो की बात करूं, तो सबसे कम मास तो होता है आपका इलेक्ट्रॉन का, दैट इज़ 9.1 इंटू 10⁻³ उसके बाद अब आता है अल्फ़ा पार्टिकल और प्रोटॉन. तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है दैट इज़ 1.67 इंटू 10⁻27 और उसके बाद आते हैं अपन अल्फ़ा पार्टिकल, दैट इज़ 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, दैट इज़ 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन. अल्फ़ा होता है ट्वाइस ऑफ He4. तो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻27 तो सबसे ज़्यादा जो मास है वो है अल्फ़ा पार्टिकल का. ठीक है, तो इसका मास ज़्यादा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई सबसे कम. और इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, सबसे ज़्यादा. तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हो गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा, देन प्रोटॉन, और सबसे कम हो गई अल्फ़ा. तो आंसर शुड बी E1 देन E3 देन E2, दैट इज़ ऑप्शन नंबर फर्स्ट.